आपका मेरे चैनल लर्न अलोंग विनोद में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश देवभूमि सीरीज की भाग 6, जिसमें हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने हिमाचल के इतिहास से संबंधित जो स्रोत थे उनको पढ़ा था। आज हम हिमाचल के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इसमें प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि और जो महत्वपूर्ण पौराणिक या प्राचीन जनपद थे हिमाचल में, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हिमाचल के इतिहास को हम विभिन्न भिन्न कालखंडों में बांट सकते हैं, जैसे प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विभिन्न साम्राज्यों या जनपदों का इतिहास, मुगल काल के दौरान हिमाचल, अंग्रेजों के काल में हिमाचल और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान का हिमाचल। इस तरह से अलग अलग कालखंडों में बांटकर हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे कि हिमाचल की जो प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि है वो क्या है। हिमाचल के प्रागैतिहासिक काल में इस क्षेत्र में रहने वाले शुरुआती निवासियों के बारे में निश्चित रूप से बहुत कुछ जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि निचले हिमालय क्षेत्र जो पंजाब हिमालय था में मिले जीवाश्मों से संकेत मिलता है कि हिमालय के जो नदियां और घाटियां हैं उनमें आदिम बस्तियां थी। इस विश्वास को रामापिथेकस के जो जीवाश्म मिले हैं उनसे बल मिलता है। और ये जो रामापिथेकस हैं ये 1 मिलियन वर्ष से अधिक पहले रहते थे यहाँ पे, और इस क्षेत्र में लगभग आधा मिलियन वर्ष पुराने पुरापाषाण यानी पैलियोलिथिक काल के पत्थर के औजार भी मिले हैं। तो इनसे हमें ये पता चलता है कि ये जो हमारा हिमालय क्षेत्र है यहाँ पे बहुत पहले आदिम बस्तियां थी। रामापिथेकस क्या है? रामापिथेकस जो है एक विलुप्त एंथ्रोपॉइड वानर है जो दक्षिण पश्चिम एशिया और पूर्वी अफ्रीका में पाए जाने वाले अवशेषों से जाना जाता है और संभवतः ओरंगुटान के पूर्वज हैं। इसी तरह से पैलियोलिथिक जो है वो पाषाण युग का जो प्रारंभिक चरण है उसको हम पैलियोलिथिक या पुरापाषाण कहते हैं। लगभग 2.5 मिलियन वर्ष तक चला ये पैलियोलिथिक है। ये कितने मिलियन वर्ष तक चला? 2.5 मिलियन वर्ष तक। ठीक है। और उसमें जब आदिम पत्थर के औजारों का उपयोग किया करता था। हिमाचल में स्थित शिवालिक की तलहटी में स्थित कांगड़ा, गुलेर, देहरा, ढलियारा, बिलासपुर, नालागढ़ की जो सिरसा सतलुज घाटी में तथा सिरमौर की मारकंडा घाटी के सुकेती में मिले पंखों के आकार के विशालकाय पत्थरों में गढ़े पत्थर के औजार आदि से इस क्षेत्र में मनुष्य के निवास की पुष्टि होती है। सबसे महत्वपूर्ण औजार दूधारा खुरचना जो कि अंडाकार है, बारीक बिल्लौरी पत्थर से बना है। हिमाचल में मिले औजार लगभग 40,000 वर्ष पुराने हैं। प्रागैतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता जो 3000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक थी से बाहर का क्षेत्र मुंडा भाषी कोल अथवा प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट लोगों का निवास स्थान था। जब सिंधु के लोग गंगा के मैदान में आगे बढ़े तो उन्होंने कोलों को और आगे धकेल दिया, जिस कारण कोलों ने हिमाचल की घाटियों में बस गए या हिमाचल की घाटियों में शरण ली। यहां पे आया प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट। ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की एक प्राचीन जाति के लोग जो गहरे भूरे रंग की त्वचा वाले, छोटे कद और लहराते बालों वाले होते हैं। यह माना जाता है कि
कोल, जिन्हें मुंडा भी कहा जाता था, हिमाचल के प्राचीनतम निवासी हैं। हिमाचल के कोली, हाली, डूम तथा चनाल इसी प्रजाति से संबंध रखते हैं। वैदिक काल में इन्हें दस्यु, दास या निषाद कहा गया है। और उत्तर वैदिक काल में, जो उत्तर वैदिक काल साहित्य है, काल का साहित्य है, उसमें इन्हें किन्नर, नाग और यक्ष कहा गया है। इनमें से यक्ष और नाग इतिहास से गुमनामी में खो गए हैं और केवल भारतीय मिथकों और किंवदंतियों, मिथ्स एंड लीजेंड्स में जाने जाते हैं, जबकि दास और दस्यु हिमाचल के इतिहास का हिस्सा बन गए। किन्नर अब किन्नौर में रहते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें आई, मिथ्स एंड लीजेंड्स। ये क्या चीज है? मिथ जो है एक पारंपरिक कहानी, विशेष रूप से लोगों के प्रारंभिक इतिहास से संबंधित या किसी प्राकृतिक या सामाजिक घटना की व्याख्या करने वाली और आमतौर पर अलौकिक प्राणियों या घटनाओं को शामिल करने वाली होती है। मतलब ये एक तरह की पारंपरिक कहानी है। इसी तरह से किंवदंतियां भी यही हैं, पारंपरिक कहानी जिसे कभी कभी लोकप्रिय रूप से ऐतिहासिक लेकिन अनधिकृत माना जाता है। ओके। मुंडा लोगों और छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासियों की भाषा में समानता साझा विरासत की ओर इशारा करते हैं। इतिहास के प्रारंभिक चरणों में मुंडा मूल के लोगों का तिब्बतियों के साथ मिश्रण का प्रमाण उनके व्याकरण, वाक्य रचना और अन्य सांस्कृतिक परंपराओं में समानता से मिलता है। हिमालय में बसे कोलों के प्रमाण कुमायूं के चंदेश्वर, शमेश्वर की चट्टानों पर बनी मूर्तियों से भी मिलते हैं। साक्ष्य बताते हैं कि कोल समूहों में रहते थे तथा कृषि और पशुपालन किया करते थे। वर्तमान हिमाचल में कोली, हाली, डोम और डागी जाति के लोग उनके वंशज माने जाते हैं। ऋग्वेद में कोलों को नाटे कद के, मजबूत गालों की उभरी हड्डी वाले, ऊन जैसे बालों वाले और असुंदर कहा गया है। लगभग 1000 ईसा पूर्व के मध्य में एक और प्रजाति किरात, जो मंगोल तिब्बती भाषी थे, का प्रवेश हुआ। ऋग्वेद के अनुसार इनका सबसे शक्तिशाली राजा शंबर था। किरत एक सुसंगठित समाज था जिसमें कानून और व्यवस्था की अच्छी प्रणाली प्रचलित थी। वे नगरों में रहते थे और किलों का निर्माण करते थे। इसके पास व्यास और यमुना नदी के बीच के भूभाग में लगभग 99 दुर्ग थे। ऐसा भी माना जाता था कि 100 दुर्ग थे। ऋग्वेद में शंबर को आर्यों का सबसे बड़ा दुश्मन कहा गया है। आर्यों को उन्हें प्राप्त करने में 40 वर्ष लगे। अंत में आर्यों ने शंबर और उसके सहयोगी बर्ची को प्राप्त कर मार दिया और लगभग 99 दुर्गों को नष्ट कर दिया। आर्यों ने इसके साथ किरानी, परनाय और चुमरी नामक पहाड़ी राजाओं से युद्ध करके उन पर आधिपत्य स्थापित किया। आर्यों का आगमन। ऐसा माना जाता है कि प्रागैतिहासिक काल में आर्यों ने अपने पशुओं के लिए नई चारागाहों की खोज में वे अपने मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, जिसे बॉम्ब ऑफ नेशन भी कहा जाता है, ठीक है, बॉम्ब ऑफ नेशन, राष्ट्रों का गर्व, ठीक है, के अपने निवास स्थान को छोड़ा था। वहां से निकलते समय वे 3 शाखाओं में बंट गए और अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। ठीक है, एक शाखा जो है वो पश्चिम की ओर गई
और पश्चिम यूरोप में स्पेन तक पहुंच गई। तो यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं कि ये जो शाखा है यहां से चली और पश्चिम की ओर यूरोप की तरफ चली गई, आर्यन की एक शाखा। ठीक है। और दूसरी शाखा दक्षिण की ओर चलकर पामीर के पठारों को पार कर काशगीर पहुंची और वहां से कश्मीर में प्रवेश कर गई। अब यहाँ पे हम देखें अगर मैप में, तो ये हमारी क्या है, दूसरी शाखा है आर्यों की, जो पामीर के पठारों को पार करते हुए काशगीर पहुंची और वहां से कश्मीर में प्रवेश कर गई। और कश्मीर से यहां से यह धीरे धीरे मध्य हिमाचल में आ गई और यहां के आदिवासियों को अधीन करते हुए नेपाल तक पहुंच गए। और उनकी इस शाखा को खश कहा जाता है। इन्होंने मध्य हिमाचल पर अधिकार जमाकर कोल भूमि को खश भूमि में बदल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पहले कौन थे, कोल लोग थे। ठीक है। तो उन्होंने उन कोलों को हराकर क्या है, वहां पे खुद बस गए, तो नेचुरली वहां के जो जमीन थी उसको क्या बोलेंगे फिर, खस भूमि। ठीक है। खस लोग लोकतांत्रिक लोग थे जिन्होंने बहुत सी संस्थाओं का गठन किया, जैसे परिवार का मुखिया, कबीले का मुखिया और गांव का मुखिया। उन्होंने अपने आप को समूहों में संगठित किया हुआ था। हर एक समूह अपने में से एक मुखिया चुनते थे। इसे वे मावी या मवाना कहते थे, जिसका अर्थ है शक्तिशाली व्यक्ति। इस प्रकार यह क्षेत्र छोटे छोटे मवानों में बंट गया। समय के साथ ये मवाने गणतंत्र के रूप में विकसित हो गए। संस्कृत साहित्य में इन्हें, ये जो गणतंत्र थे, इन्हें जनपद कहा गया है। ठीक है। खसों में तिहरी पूजा की पद्धति थी। तिहरी पूजा की पद्धति मतलब इष्ट देवता, जैसे मान लो मैं हूं, मेरा एक अपना देवता है, इष्ट देवता व्यक्ति का देवता, गृह देवता घर का देवता, ग्राम देवता गांव का देवता। और ये तिहरी पूजा पद्धति अब भी हिमाचल में प्रचलित है। निचली पहाड़ियों के खस आर्यों के अधिक संपर्क में होने के कारण उन्होंने पुरोहित की संस्था पसंद थी, जबकि ऊपरी पहाड़ियों के खसों में ऐसी कोई संस्था नहीं थी। आज भी ऊपरी क्षेत्रों में जो अपर हिमाचल है, ठीक है, उसमें जो विवाह होते हैं वो गैर ब्राह्मणवादी होते हैं, जबकि जो हमारा निचला क्षेत्र है वहां पे विवाह जो है वो वैदिक पद्धति द्वारा किए जाते हैं। खस संस्कृत से मिलती जुलती भाषा का प्रयोग करते थे। बाद में इन्हें मलेच्छ या जंगली कहा गया, क्योंकि ये जो खस थे ये वैदिक आर्यों की तरह खान पान की मर्यादाओं का पालन नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्हें मलेच्छ कहा जाता था। और कहा किसने, जो आपके बाद में आर्य आए जिन्हें हम भारतीय आर्य बोलते हैं। ठीक है। तो क्योंकि वो उनकी अपनी एक खाने की पद्धति थी और ये खस लोग जो थे उस पद्धति को नहीं मानते थे, उन मर्यादाओं को नहीं मानते थे कि मीट नहीं खाना है, जो भी आपका, जिस तरह से हम नॉन वेज की बात करते हैं तो वो नहीं खाना है, लेकिन वो खस लोग जो थे वो हर चीज खा जाते थे, इसलिए उनको क्या कहा गया, जंगली कहा गया। अब आते हैं तीसरी शाखा, जो आर्यों की तीसरी शाखा। आर्यों की तीसरी शाखा, जिसे भारतीय आर्य शाखा माना जाता है, वे मध्य एशिया से दक्षिण की ओर चलते हुए ईरान पहुंचे। वहां से वे हिंदू कुश पर्वत को पार कर सिंधु घाटी या सिंधु नदी जो है उसके तट पर पहुंच गए। इस जगह को उन्होंने सप्त सिंधु अर्थात 7 नदियों का प्रदेश नाम दिया। ये लगभग 2000 ईसा पूर्व पहले यहां आए थे। ये मैप में आपको बता दिया मैंने कि सेंट्रल एशिया से चलते हुए वो कहां आ गए, सिंधु नदी के तट पर आ गए।
यहां पहुंचकर वे ऐसे लोगों के संपर्क में आए जो इनसे बहुत अधिक सभ्य थे और दुर्गों के भीतर बसे शहरों में रहते थे। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो बहुत पुरानी थी और वो लोग बहुत ही सभ्य थे। ठीक है, उन्होंने नगरों को बसाया हुआ था और बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से उनको उनकी प्लानिंग की हुई थी। आर्यों ने सिंधु घाटी के लोगों को कुचल डाला और स्वयं वहां बस गए और फिर वे उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए हिमालय की तराई में सरस्वती, यमुना और गंगा की घाटियों में बस गए। यहाँ पहले से रहने वाले आदिवासियों ने इनका कड़ा मुकाबला किया, लेकिन आर्यों ने इन्हें हरा दिया। आर्यों ने इन्हें दस्यु का नाम दिया। दस्यु का सबसे शक्तिशाली राजा शंबर था। ऋग्वेद के अनुसार ये राजा आर्यों का सबसे बड़ा शत्रु था, जिसे हराने के लिए आर्यों को 40 वर्ष तक युद्ध करना पड़ा। अब ये जो युद्ध हुआ था, इसमें आर्यों और कोलों या दस्यु में जब युद्ध हुआ, तब आर्यों का राजा दिवोदास था। आर्यों का राजा था दिवोदास, और ऋषि भारद्वाज जो थे वो दिवोदास के प्रमुख सलाहकार थे, चीफ एडवाइजर। देवदास ने उदब्रज नामक स्थान पर शंबर का वध किया था। और किस स्थान पर वध किया था? उदब्रज नामक स्थान पर। ओके, अब आते हैं हम हिमाचल के प्राचीनतम जनपद कौन कौन से थे उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले उसकी थोड़ी सी भूमिका देख लेते हैं कि लगभग 1000 ईसा पूर्व हिमालय का यह क्षेत्र छोटे छोटे कबायली गणराज्यों में बटा हुआ था। इन गणराज्यों को जनपद कहा जाता था। 500 ईसा पूर्व इस बात को पाणिनि ने प्रमाणित किया है। ये जनपद सांस्कृतिक और राजकीय इकाई होते थे। शुरू शुरू में इन जनपदों के नाम वहां बसे लोगों के नाम पर होते थे, लेकिन बाद में ये जनपद क्षेत्रीय इकाइयां बन गए। कात्यायन ने दो प्रकार के जनपदों का वर्णन किया है। कात्यायन ने दो प्रकार के जनपदों का वर्णन किया है, और वो कौन कौन से? पहला है राजवंशीय जनपद और गणतंत्रीय जनपद। हिमाचल के जनपद गणतंत्रीय जनपद या संघ थे। इन्हें आयुधजीवी संघ भी कहा जाता था। ये आयुधजीवी क्या है? आयुधजीवी संघ होता है अर्थ और शस्त्रों के बल पर जीने वाले। महाभारत और पाणिनि की अष्टाध्यायी के अनुसार इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण जनपद निम्न हैं। कौन कौन से हैं? पहला है अदुम्बर, दूसरा है आपका त्रिगर्त, तीसरा है आपका कुलूत और चौथा है आपका पुलिंद। तो ये 4 जनपद थे हमारे, ठीक है, हमारे हिमाचल के प्राचीनतम जनपद थे हमारे 4। आइए अब इन जनपदों के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले अदुम्बर जनपद। अदुम्बर राज्य वर्तमान कांगड़ा के नूरपुर तथा पंजाब के गुरदासपुर और होशियारपुर के कुछ भागों को मिलाकर बना था। इनके राज्य में अदुम्बर के पेड़ों का बहुतायत में होने के कारण इस जनपद का नाम अदुम्बर पड़ा। पाणिनि के लेखों में मिले उल्लेख से यह पता चलता है कि अदुम्बर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में थे। अदुम्बर, जिन्हें महाभारत में विश्वामित्र के वंशज कहा गया है या कहा जाता है, एक शक्तिशाली जनजाति थे और उनके सिक्के पठानकोट, कांगड़ा के ज्वालामुखी क्षेत्र और होशियारपुर जिले में मिले हैं या पाए गए हैं। ये जनजातियां गणतांत्रिक थीं और अपना राजा स्वयं चुनती थी। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में उनके सिक्कों पर अंकित गाथाएं या किंवदंतियां उनकी शासन प्रणाली पर प्रकाश डालती हैं। उनके चांदी और तांबे के सिक्के समुदाय और चुने हुए राजाओं के नाम पर जारी किए गए थे। तो ये है अदुम्बर जनपद के बारे में जानकारी।
अब दूसरा आते हैं आपके त्रिगर्त जनपद। त्रिगर्त वर्तमान कांगड़ा का प्राचीन नाम त्रिगर्त है और यह हिमाचल का सबसे पुराना जनपद है। याद रखना इस चीज को कि त्रिगर्त जो है हिमाचल का सबसे पुराना जनपद है। यह सतलुज व रावी नदियों के बीच का जनपद था। मैदानी भाग को जालंधर व पहाड़ी भाग को त्रिगर्त कहा जाता था। हेमचंद्र लिखते हैं जलंधरास्तिग्रता स्युः, अर्थात जलंधर ही त्रिगर्त है। तो त्रिगर्त को जलंधर भी कह देते हैं और त्रिगर्त भी कह देते हैं। ठीक है। त्रिगर्त का उल्लेख महाभारत, पुराणों और पाणिनि के लेखों में मिलता है। पाणिनि ने इस जनपद को त्रिगर्त षष्ठ कहा है, अर्थात 6 गणराज्यों के संघ त्रिगर्त, 6 गणराज्यों के संघ त्रिगर्त। और इसमें 6 गणराज्य कौन कौन से थे? कौंदप्रथ, दंडकी, पौरष्टकी, जनमणि, ब्रह्मगुप्त और जानकी। ठीक है। त्रिगर्त एक आयुधजीवी संघ था। महाभारत में लिखा है कि त्रिगर्त का राजा सुशर्मन चंद्र कौरवों की ओर से लड़ा था। त्रिगर्त का प्रथम शासक भूमिचंद्र था और सुशर्मन चंद्र त्रिगर्त का 231वां राजा था। सुशर्मन चंद्र के वंश का मूल स्थान मुल्तान माना जाता है। त्रिगर्त में इन्होंने नगरकोट किले का निर्माण किया था। त्रिगर्त का उल्लेख विष्णु पुराण में औदुंबर और कुलूत के साथ हुआ है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व के इनके सिक्के मिले हैं जिन पर त्रकत जनपद खुदा हुआ है। ये सिक्के एक ओर खरोष्ठी और दूसरी ओर ब्राह्मी लिपि में हैं। तो ये है हमारा त्रिगर्त जनपद। अब आते हैं कुलूत जनपद। कुलूत वर्तमान कुल्लू का प्राचीन नाम है। यह जनपद हिमाचल का दूसरा सबसे पुराना जनपद था। पहला कौन था? त्रिगर्त और दूसरा कुलूत। यह जनपद ब्यास नदी के ऊपरी घाट पर स्थित था। नग्गर इस जनपद की राजधानी थी। नग्गर जो है जगह है कुल्लू में, वो उसकी राजधानी थी। इसके एक ओर औदुंबर, दूसरी ओर त्रिगर्त और तीसरी ओर कुलिंद जनपद स्थित था। कुलूत जनपद के संस्थापक विहंगमणि पाल थे जो प्रयागराज से आए हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐतिहासिक तथा पौराणिक प्रमाणों के अनुसार कश्मीर तथा त्रिगर्त के बाद कुलूत जनपद था। इसका उल्लेख महाभारत, बृहत संहिता, मार्कंडेय पुराण में मिलता। कुलूत का एक सिक्का मिला है जो लगभग 1ली और 2री शताब्दी का माना जाता है। और इस सिक्के पर क्या लिखा हुआ? इस सिक्के पर लिखा हुआ है राजनः कुलुस्य वीर्यशः। वीर्यश जो है एक राजा था कुल्लू का, उसका नाम था। विशाखादत्त की रचना मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का विरोध करने वाले 5 राज्यों में कुलूत के राजा चंद्रवर्मा शामिल थे। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जिन लोगों ने विरोध किया था उनमें से इस कुलूत जनपद के राजा थे उस समय चंद्रवर्मा, वो भी शामिल थे। अब आते हैं आपके कुलिंद जनपद। यह है हमारा चौथा जनपद, चौथा प्राचीनतम जनपद जो हिमाचल में था। कुलिंद जनपद सिरमौर, शिमला, अंबाला तथा सहारनपुर के क्षेत्रों को मिलाकर बनता था। इनकी राजधानी कुलिंद नगरी अर्थात वर्तमान राजवन के पास पौंटा साहब में मानी जाती है। यमुना नदी का पौराणिक नाम कालिंदी है और इसके साथ साथ पड़ने वाले क्षेत्र को कुलिंद कहा गया। इसके साथ एक और चीज है, कालिंद शब्द का अर्थ होता है बेहड़ा। ठीक है। और इस क्षेत्र में बेहड़े के पेड़ जो थे वो बहुत अधिक थे। इसी कारण
इस जनपद का नाम क्या पड़ा होगा? कुलिंद पड़ा होगा। ओके, इस जनपद का उल्लेख महाभारत, विष्णु पुराण, वायु पुराण और मार्कंडेय पुराण में मिलता है, जहां कुलिंदों को कुनिंद नाम दिया गया है। कुलिंदों की शासन प्रणाली गणतांत्रिक थी। उनकी केंद्रीय सभा होती थी, जिसके सदस्यों को राजा कहा जाता था। ठीक है, कौटिल्य ने ऐसे गणतंत्रों को राज शब्दोपजीवी कहा है। कौटिल्य ने क्या कहा है इन्हें? राज शब्दोपजीवी। कबीले के सरदार को महाराज कहा जाता था, जो कि अमोघ भूति के साथ लगी उपाधि से स्पष्ट है। केपी जायसवाल ने यह निष्कर्ष निकाला कि अमोघ भूति इस वंश की शाही उपाधि रही होगी, जिसका अर्थ है अखंड समृद्धि। ओके, तो अमोघ भूति का अर्थ क्या है? अखंड समृद्धि। महाभारत में उल्लेख है कि अर्जुन ने कुलिंदों पर विजय प्राप्त की थी। इन्हें मंद पर्वतों के बीच सोयलदा नदी के किनारे घने बांस के वनों में रहने वाला बताया गया है। महाभारत में यह भी उल्लेख मिलता है कि राजसूय यज्ञ के समय राजा सुबाहु ने युधिष्ठिर को सोने का थैला भेंट किया था, मतलब एक थैला भर के सोने का भेंट किया था। इनके सिक्के दो कालखंडों के हैं, पहली शताब्दी ईसा पूर्व के और फिर 3 शताब्दी बाद अर्थात दूसरी और तीसरी शताब्दी के। पहले के सिक्कों पर राजन कुनिंदस्य अमोघ भूति महाराजस्य अंकित है। इन पर कुनिंद नाम के साथ बौद्ध प्रतीक भी अंकित है। कुलिंदों के सिक्के टप्पा, मेवा, हमीरपुर, जवालपुर, अंबाला, गढ़वाल और सहारनपुर में मिले हैं। तो कहां मिले इनके सिक्के? जिनके ऊपर क्या लिखा है? राजन कुनिंदस्य अमोघ भूति महाराजस्य। ओके, तो ये था आपके प्रागैतिहासिक इतिहास और हिमाचल के जनपद। मुझे आशा है कि आपको जानकारी मिली होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर भी करें और लाइक भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।